गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अभी तक 124 टेस्ट अपने कंप्लीट हुए थे। आर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे अब। और यह है टेस्ट नंबर 125। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 125 से जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। आधुनिक भारतीय इतिहास इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। 399 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न बिना किसी देरी के अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में, नेटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनमें से कोई भी सही नहीं है क्या मतलब इन्हें इंटरचेंज कर दो तो करेक्ट हो जाएंगे, या सही है? सही। नेटाल ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में, करेक्ट है। एग्जैक्ट सन के साथ याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो सी होगा इसका आंसर। देखिए, गांधी जी ने 1904 में नेटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में वर्णित पूंजीवाद की आलोचना और प्रेम, श्रम तथा मानव की गरिमा के सरल जीवन के गुणों की प्रशंसा करने वाले काम से प्रेरित था। इसके बाद 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, जिसका नाम रूसी लेखक टॉलस्टॉय के नाम पर रखा उन्होंने, और जिसकी गांधी ने जो है प्रशंसा की। और यह आश्रम सत्याग्रहियों के परिवारों को घर देने और उनके संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान खुद को बनाए रखने में मदद करने के लिए था। और इसने एक शैक्षिक प्रयोग के रूप में भी काम किया। टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी द्वारा स्थापित अपनी तरह का दूसरा फार्म था, और पहला था फिनिक्स आश्रम। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आर की। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह पुस्तक, यह उनके लेखक फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोरा, बंदी जीवन रोशन सिंह, और भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न। अस्पृश्यतेचा या अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी एक ही बात है, उसके सामने ज्योतिबा फूले लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही समझ लेता है? ये पहला और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक भगवती चरण बोरा की है, सही है ये बात। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल का, ठीक है। तो रोशन सिंह गलत है। और भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न या अस्पृश्यता या भारतीय अनटचेबिलिटी प्रश्न, ये जो है वो ज्योतिबा फूले का नहीं है। तो यहाँ इनकरेक्ट हैं दो, करेक्ट केवल एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर 1। तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो पुस्तक है उसके लेखक भगवती चरण बोरा, बंदी जीवन के सचिंद्र नाथ सान्याल, और भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न ये हैं विट्ठल रामजी सिंधे। तो केवल एक ही हुक्म सही समझ लेते, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1928 की तुर्कोमनचाई की संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? आंग्ल अफगान संबंध, फारस रूस फारसी, रूस फारसी संबंध, आंग्ल सिख संबंध, इनमें से कोई नहीं। 1828 की तुर्कोमनचाई की संधि का संबंध है रूस फारसी संबंध, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फारस में बढ़ते रूसी प्रभाव ने ब्रिटिश प्रभाव को प्रतिस्थापित किया और भारत के लिए फरात नदी से होते हुए एक नवीन मार्ग जो है स्थापित करने की अंग्रेजों की योजना को विफल कर दिया। विशेष रूप से तुर्कोमनचाई की संधि 1828 के बाद अंग्रेज भारत के संबंध में संभावित रूसी योजनाओं के बारे में चिंतित हो गए। शीघ्र ही भारत की ओर से एक वैज्ञानिक सीमा की खोज की जाने लगी। यह दर्शाता है कि उत्तर पश्चिम के दर्रे भारत में प्रवेश करने की कुंजी रखते हैं। अफगानिस्तान को एक ऐसे शासक के नियंत्रण में रखने की आवश्यकता महसूस की गई जो अंग्रेजों के प्रति मित्रवत हो। तुर्कोमनचाई की संधि के द्वारा ईरान ने 1828 में अपनी हार के बाद अपने कई उत्तरी क्षेत्रों को रूस को गंवा दिया, जिससे द्वितीय रूस फारसी युद्ध का अंत हो गया, जो हुआ था 1827-28 में। और इस संधि पर
21 फरवरी 1828 को हज मिर्जा अबोल हसन खान और ईरान की ओर से फतेह अली शाह के चांसलर आरिफ उल दौले और रूस का प्रतिनिधित्व करने वाले जनरल इवान पस्किविच ने हस्ताक्षर किए। तो बी करेक्ट है, तुर्कोमनचाई की संधि, रूस फारस संबंध। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह का कारण था अकाल, भू राजस्व की बढ़ती मांगे, आर्थिक संकट, ये सभी। चुआर विद्रोह या जंगल महल विद्रोह का कारण भू राजस्व की बढ़ती मांगे, अकाल भी था, आर्थिक संकट भी था। तो सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह अकाल, भू राजस्व की बढ़ती मांगों तथा आर्थिक संकट ने मिदनापुर जिले के जंगल महल और बांकुरा जिले के चुआर आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। और इस जनजाति के लोग मूलतः किसान थे, यानी कृषक थे और शिकारी थे। और यह जो विद्रोह है, चुआर विद्रोह, 1776 से 1772 तक चला, 1766 से 1772 तक चला और पुनः 1795 से जो है 1816 के बीच सामने आया। इलाहाबाद की संधि से संबंधित है कौन? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, इलाहाबाद की संधि से संबंधित है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां की थी, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, इन्होंने भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में एक राजकोट कॉलेज की स्थापना की थी। यहीं एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में कराया है। ठीक है, अगर इससे पकड़ में नहीं आ रहा तो इन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना की। निरीक्षण के उद्देश्य से 1872 में अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में अपराधी बस्ती का दौरा करते समय उनकी हत्या एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने की थी, जिसने चाकू का इस्तेमाल किया था, चाकू मारकर। अब तो पक्का पकड़ में आ गया होगा। और ये किसके लिए बात हो रही है? लॉर्ड मेयो के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कार्यकाल का समय 1869 से 1872। देखिए, भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। ये लॉर्ड मेयो के द्वारा किए गए कार्य थे। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की, कृषि और वाणिज्यिक विभाग की स्थापना की, सरकारी रेलवे की शुरुआत की और जेल सुधार, बड़ा महत्वपूर्ण सुधार है लॉर्ड मेयो का, शेर अली के द्वारा ये मार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। माउंटबेटन योजना हो या क्रेप्स मिशन या कैबिनेट मिशन या वेवेल योजना, साइमन कमीशन भारत कब आया, इन सब को एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो माउंटबेटन योजना कब की है? 1946, 1947, 1947 की है तो 46 को हटा दीजिए, और 47 में भी 3 जून 1947 की है। तो ए है इसका आंसर। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि भारत के विभाजन का कारण बनी कौन सी योजना? चार ऑप्शन दे देते हैं, कैबिनेट मिशन, बेबल, माउंटबेटन। तो उसका उत्तर है माउंटबेटन योजना। ठीक है, भारत के विभाजन का कारण बनी माउंटबेटन योजना। एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारत की स्वतंत्रता का कारण कौन सी योजना बनी? तो उसका उत्तर भी माउंटबेटन योजना है, 3 जून 1947। इंपॉर्टेंट है, माउंटबेटन योजना के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन हेतु दो समूहों के रूप में मतदान करेंगी, यानी हिंदू और मुसलमानों। यदि किसी भी समूह के साधारण बहुमत द्वारा विभाजन के लिए मतदान किया जाए तो इन प्रांतों का विभाजन किया जाएगा। विभाजन के मामले में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाएं बनाई जाएंगी। सिंध जो है अपना निर्णय स्वयं लेगा। देखिए, कांग्रेस ने अखंड भारत को स्वीकार किया था, इसलिए उसके अन्य सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब ऐसा चाहती थी कांग्रेस इस योजना से। ठीक है, क्या क्या है उसकी मांगे कांग्रेस की? रियासतों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, इन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना होगा।
ठीक है, जो रियासतें या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं उनका मन। बंगाल की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया गया। हैदराबाद के पाकिस्तान के विलय को अस्वीकार किया गया। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई। और यदि विभाजन को प्रभावी किया जाएगा तो एक सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी। ये सब प्रावधान थे माउंटबेटन योजना के। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। इसे क्रिप्स मिशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता होगी किंतु अपशिष्ट शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। एक संविधान सभा को प्रांतीय विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुना जाना था। यानी 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख बिंदुओं में से कौन सा शामिल नहीं है एक तरह से? देखिए, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने इसे क्रिप्स मिशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। गलत है, ये गलत है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता होगी और अपशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त होंगी, यहां लिखा है नहीं होंगी। पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, ये केवल बी करेक्ट है इसमें। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने एक संविधान सभा को प्रांतीय विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाना था, तो केवल बी करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के? देखिए, पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया और एक संविधान सभा को प्रांतीय विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाना था। यानी 3 समूहों में मतदान, सामान्य, मुस्लिम और सिख। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अपशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी और इसे कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राजगोपालाचारी फॉर्मूला और देसाई लियाकत समझौते में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान समान थे? बताइए। लियाकत यानी लियाकत अली, ठीक है। और देसाई का मतलब यहाँ क्या है? भूला भाई देसाई। समान प्रावधान: अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, जनमत संग्रह, विभाजन, रक्षा और वाणिज्य संचार की सुरक्षा के प्रावधान। देखिए, केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सहयोग, ठीक है। अनंतिम का मतलब होता है प्रोविजनल, तो दोनों के लिए समान है, देसाई लियाकत समझौता और राजगोपालाचारी फॉर्मूला में। तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, राजगोपालाचारी फॉर्मूले की बात करें तो सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। यह पाकिस्तान के लिए लीग की मांग की मौन स्वीकृति थी और गांधी जी ने इस फॉर्मूला का समर्थन किया। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले के मुख्य बिंदुओं की बात करें हम तो मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की गई स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। लीग केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करेगी और युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की संपूर्ण आबादी को जनमत संग्रह द्वारा यह तय करना था कि एक अलग संप्रभु राज्य का गठन किया जाए या नहीं, और विभाजन की स्वीकृति के मामले में रक्षा, वाणिज्य, संचार आदि की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से समझौता किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं देसाई लियाकत समझौता। देखिए, गतिरोध खत्म करने के प्रयास जारी रहे और कांग्रेस पार्टी के नेता भूलाभाई देसाई ने मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान से मुलाकात की। तो मुस्लिम लीग के लियाकत अली हो गए और कांग्रेस पार्टी के भूलाभाई देसाई हो गए, ठीक है। इन्होंने मुलाकात की और दोनों ने केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें शामिल थे ये 2 बातें: केंद्रीय विधानसभा में केंद्र और लीग द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की समान संख्या, तो पहला करेक्ट हो गया, और अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित। इस आधार पर कांग्रेस और लीग के बीच कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव पड़े। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही, ROAROK
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन तबकों या समूहों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार एवं विरोध किया? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूर वर्ग, युवा वर्ग और कृषक वर्ग तो शामिल थे। ठीक है, पूर्ण समर्थन दे रहे थे ये लोग तो थे। रियासतें भी हल्का फुल्का समर्थन दे रही थी, तो इन्होंने भी बहिष्कार नहीं किया। सभी तो हो नहीं सकता। जो मुस्लिम लीग है और जो हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग ने विरोध किया और हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है इसका आंसर। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जन भागीदारी की बात करें तो युवा वर्ग जो है, विशेषकर स्कूल और कॉलेज के छात्र जो है, सबसे आगे रहे इसमें। मजदूरों ने हड़तालें की और दमन का सामना किया और सभी तबकों के किसान जो है वो आंदोलन के केंद्र बिंदु थे। किसान जो है पुरजोर पर थे। कुछ जमींदारों ने भी भाग लिया इसमें और भूमिगत कार्यकर्ताओं को आश्रय देकर मुसलमानों ने मदद की और आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई। रियासतों ने धीमे प्रतिक्रिया दिखाई, ठीक है, यानी पुरजोर तरीके से भाग नहीं लिया उन्होंने। अब बात करते हैं जो इसके विरोध में थे, ये तीन। तो कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए ही नहीं। ठीक है, कम्युनिस्ट वर्ग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया। उन्हें डर था कि अगर उस समय अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो अल्पसंख्यकों को हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसी सोच रखते थी मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा ने आंदोलन का बहिष्कार किया, तो विकल्प ए करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न में क्या था, किसने विरोध और बहिष्कार किया? तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ दिया गया था? ये सैन फ्रांसिस्को, मलाया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। देखिए दिया गया था मलाया में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता के लिए अनंतिम सरकार का गठन किया, यानी प्रोविजनल सरकार का गठन किया और उनके द्वारा प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया गया मलाया में। ठीक है, दिल्ली चलो नारा भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालानुक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी, यूपीपीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी। गदर पार्टी का गठन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अधीन, प्रोविजनल भारत सरकार का गठन, रूस की अक्टूबर क्रांति। इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना तो सबको पता होगी, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को 1913 में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अधीन प्रोविजनल भारत सरकार का गठन 1915 की बात है ये, और रूस की अक्टूबर क्रांति 1917। तो 1 2 3 वाले करेक्ट हो गया इसमें। तो गदर पार्टी का गठन 1913, राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 के तहत प्रोविजनल भारत सरकार का गठन। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के तहत प्रोविजनल भारत सरकार का गठन 1915 में, रूस की अक्टूबर क्रांति 1917। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं है? साइमन कमीशन जिसका विरोध किया गया था क्योंकि सारे के सारे सदस्य इसके अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं उसको। देखिए, इसने द्वैध शासन को जारी रखने की बात कही साइमन कमीशन ने। इसने सिफारिश की कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाना चाहिए और इसने सिफारिश की कि बर्मा को भारत से अलग किया जाना चाहिए। ग्रेटर इंडिया की एक सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश की साइमन कमीशन ने। ये करेक्ट है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। सिंध को बम्बई से अलग किया जाना चाहिए, ये भी सही है। द्वैध शासन को जारी नहीं बल्कि समाप्त करने की बात कही थी साइमन कमीशन ने, तो पहला गलत है और यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, साइमन कमीशन ने मई 1930 में एक 2 खंड की रिपोर्ट जो है प्रकाशित की। इसने द्वैध शासन को समाप्त करने की बात कही और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया जिसे स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, वही अपना आंसर है। ये सिफारिशें हैं साइमन कमीशन की और साइमन कमीशन के विचार को स्वीकार किया, लेकिन
साइमन कमीशन ने संघवाद के विचार को स्वीकार किया, लेकिन निकट भविष्य में नहीं। साइमन कमीशन ने सुझाव दिया कि ग्रेटर इंडिया की एक सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। साइमन कमीशन ने सुझाव दिया कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका मिलनी चाहिए। और साइमन कमीशन ने सिफारिश की कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाना चाहिए और बर्मा को भारत से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक हिस्सा नहीं था। और साइमन कमीशन ने सुझाव दिया कि भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाना चाहिए, हालांकि ब्रिटिश सेना को बनाए रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सही था, लेकिन ये तो बेकार है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी। 1932 के कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता थे। पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता पूछ रहा है। गांधी और अंबेडकर लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। हस्ताक्षरकर्ता कोई और है और वार्ताकार कोई और है। अगर यहाँ वार्ताकार पूछता तो आंसर गांधी और अंबेडकर हो जाता, लेकिन हस्ताक्षरकर्ता पूछ रहा है, तो हस्ताक्षरकर्ता कौन है? गांधी की ओर से जो हस्ताक्षर किए थे अंबेडकर के साथ, वो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो हस्ताक्षरकर्ता कौन है पूना पैक्ट में? मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वार्ताकर्ता पूछ ले तो ये है आंसर। देखिए, 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर बातचीत की। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का कम्युनल अवार्ड था, जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। इस प्रकार गांधी जी पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे, वे केवल डॉक्टर अंबेडकर के साथ पैक्ट के वार्ताकार थे। मदन मोहन मालवीय ने, किसने? मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी के स्थान पर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया? महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने और डॉक्टर अंबेडकर ने। और वार्ताकार पूछ ले तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? A.N. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? तो J.B. कृपलानी थे पेशे से शिक्षक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, A.N. सिन्हा की बात करें, A.N. सिन्हा यानी अनुराग नारायण सिन्हा बिहार के महान राजनीतिक नेताओं में से एक, पेशेवर रूप से वकील और भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। उन्हें बिहार विभूति की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, बिहार विभूति कहा जाता अनुराग नारायण सिन्हा को। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। ब्रज किशोर प्रसाद बिहार के एक वकील और समाज सुधारक थे, और वह महात्मा गांधी से प्रेरित थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णकालिक रूप से शामिल हो गए वो, और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी ब्रज किशोर प्रसाद ने। तो ये तो वकील हो गए दोनों। J.B. कृपलानी, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध गांधीवादी, समाजवादी, शिक्षाविद और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। तो शिक्षाविद हो गए, ये करेक्ट हो गया सी वाला स्टेटमेंट। और J.B. कृपलानी संविधान सभा के सदस्यों में से एक थे और भारत की अंतरिम सरकार जो कि 1946-47 में कार्यरत थी, उसमें कार्यरत थे वो। 1946 में कार्यरत थे अंतरिम सरकार में भारत की। अब लास्ट विकल्प राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता होगा, भारतीय राजनेता थे, वकील थे, पत्रकार थे और भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे वो। स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी के साथी भी थे। तो चारों विकल्प एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो 15 प्रश्न थे ये। यूपीपीएससी आरओ की टेस्ट सीरीज चलेगी अब कंटिन्यूसली। ठीक है, और 24 के लिए भी स्टार्ट करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए हर दिन। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।